प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। उस दिन मैंने बताया था परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम के किसी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है, जो दर्पण होता है वो प्रकाश को परावर्तित करता है। अब आप समझिए दर्पण क्या होता है। हम आज दर्पण के बारे में बात करेंगे। देखिएगा दर्पण, दर्पण क्या होता है कि दर्पण का एक सिरा परावर्तक तल दर्पण का एक तल परावर्तक तल होता है, जबकि दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई का पेंट कर दिया जाता है। और परावर्तक तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये कहलाता है दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। अब आप समझिएगा इससे। एक तरफ होता है हमारे पास ये समतल दर्पण, और ये होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हो गया। समतल दर्पण तो अकेला रह जाता है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो भाग और हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारे पास उत्तल दर्पण, और एक हो जाता है हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक। अब हम इन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक तल होता है वो समतल होता है। वो समतल दर्पण कहलाता है। जैसे सामान्यतः घरों में जो यूज किए जाते हैं वो समतल दर्पण ही होते हैं। तो देखिएगा आप समतल दर्पण क्या होता है। इसको इस तरीके से जैसे मान लेता हूं कि ये है, और इसका एक सिरा पूरी तरीके से कैसा है, परावर्तक तल है, और दूसरे सिरे पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई का पेंट कर दिया जाता है। तो ये आपका कहलाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात आती है गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जबकि दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तो ऐसा दर्पण आपका कहलाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले आप समझिए खोखले गोले से कैसे काटा जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि जी हमारे पास एक खोखला गोला है, इसका कुछ भाग काट लिया गया। मैं मान लेता हूं ये वाला हिस्सा इसका काट लिया गया, तो ये हमारे पास बचता है इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ तो आप पॉलिश कर सकते हैं। इसके एक सिरे पे क्या होती है, इसके एक थोड़ा यार, इसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई कर दी जाती है या पॉलिश कर दी जाती है। ये हमारे पास पॉलिश हो जाती है, और दूसरा तल रह जाता है परावर्तक। पॉलिश होने के बाद जो दूसरा तल बचता है वो आपका हो जाता है परावर्तक तल हो जाता है। तो आप समझ गए गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरे तल पर पारे की कलई का पेंट कर दिया जाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। अब आप इनको समझिएगा। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में इसका भी एक सिरा कैसा, एक तल कैसा होता है, परावर्तक होता है। दूसरा तल कैसा होता है, उसे पेंट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो परावर्तक तल होता है वो भीतरी तल होता है। इसमें जो परावर्तन होता है भीतरी तल से होता है। आप समझिएगा कि कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब गुफा होता है। गुफा कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है। तो आप इसको समझ जाइए। जैसे ये हमारे पास ये बना हुआ है, ये हमारे खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। इसका जो बाहरी तल है इस पे पेंट कर दिया गया, तो भीतरी वाला तल कैसा बचा? परावर्तक तल बचा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास परावर्तक तल कहलाएगा। परावर्तक तल। और ये हमारे पास जो दर्पण होगा
ये दर्पण आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक। दूसरा होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। दूसरा हमारे पास क्या होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ तल होता है, परावर्तन होता है उभरे हुए तल से होता है, और जबकि जो पेंट होता है वो भीतरी तल पर होता है। आप समझ जाइए इसको। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। इसमें भीतरी तल पर क्या है, भीतरी तल पर लाल ऑक्साइड या पारी कलई का पेंट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास उत्तल दर्पण। और ये हमारे पास क्या रहेगा, परावर्तक तल। तो ये हमारे पास कहलाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि आप कैसे पहचानेंगे दूर से, अगर आपको एक स्केल दे दिया जाए, आपसे कहेंगे आप दर्पण कैसे पहचानेंगे कि समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, हम क्या करेंगे, समझे समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण से स्केल को स्पर्श कराएंगे। यदि स्केल उसकी पूरी सतह को छूती हुई चली जाती है, स्पर्श करती हुई चली जाती है, तो आप समझ जाएंगे दर्पण कैसा हमारे पास समतल है। यदि अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर क्या करेंगे, स्केल को टच कराएंगे। तो स्केल को टच कराने में क्या होता है, यदि स्केल उसके बीच वाले हिस्से को छोड़ देती है तो ये हमारे पास दर्पण कैसा कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके लिए हम स्केल को टच कराते हैं, स्केल को हम यूं करके टच कराते हैं, तो क्या करेगी, बीच वाले हिस्से को तो टच कर लेती है, लेकिन जो किनारे वाले हिस्से होते हैं उनको छोड़ देती है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे उत्तल दर्पण। अब हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। इसमें पहली बात आती है वक्रता केंद्र क्या होता है, आप इसको समझिएगा। वक्रता केंद्र आप समझ जाइएगा। वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र, उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जिसे आप समझिएगा इधर फिगर में, जैसे मान लेता हूं जी हमारे पास एक खोखला गोला है, चाहे हम इसके इस हिस्से का केंद्र निकालें, चाहे इस हिस्से का केंद्र निकालें, ए बी सी डी ई एफ जी, हम इसमें से किसी भी हिस्से, चाहे इस हिस्से का केंद्र, चाहे इसका निकालें, चाहे इसका केंद्र निकालें, चाहे इसका केंद्र निकालें, चाहे इसका केंद्र निकालें, इन सबका केंद्र तो यही रहेगा। जैसे हमारे पास ये खोखला गोला है और इसका ये कटा हुआ भाग है, तो इस गोले का केंद्र अगर ये था तो इसका भी केंद्र यही होगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके बाद बात आती है दर्पण के ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव, जैसे ये हमारे पास एक दर्पण है, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो इसमें परिभाषा आती है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जैसे इस पॉइंट को हम यूं पी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, दर्पण का ध्रुव रहेगा। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये हमारे पास क्या रहा, ध्रुव। और ये हमारे पास क्या रहा, वक्रता केंद्र। इसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, तो इसकी परिभाषा होती है दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की लंबाई उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो आप समझ जाइए, जैसे हमारे वक्रता केंद्र O है और ये पॉइंट हमारे पास P है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी वक्रता, ये कहलाएगी आपके पास वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद बात आती है दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जैसे जी हमारे पास दर्पण है और ये हमारे पास दर्पण का वक्रता केंद्र O है, ये हमारे पास P है। तो इसकी परिभाषा आती है दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रही आपके पास दर्पण की
मुख्य अक्ष। तो आप दर्पण का मुख्य अक्ष समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दर्पण के द्वारक की। जैसे कि हमारे पास एक दर्पण है और इसका बाहरी सिरे पर लाल ऑक्साइड या पारी कलई का पेंट कर दिया गया है, और ये दर्पण हमारे पास M1 M2 है, और ये हमारे पास क्या है, परावर्तक तल है। तो दर्पण के द्वारक की जो परिभाषा होती है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें।